वकालत का फ़न सीखिए हमारे साथ और हमारे चैनल से जुड़े रहिए कामरान अहमद टीवी। अगर आप अस्सलाम रब्ता करना वालेकुम। चाहते हैं जी जनाब, जैसे कि आप देख रहे हैं कामरान अहमद टीवी नेटवर्क और मैं हूं आपका अपना कामरान अहमद अब्बासी। जी, आज हमारा जो टॉपिक है वो है आर्ट ऑफ एडवोकेसी। आर्ट ऑफ एडवोकेसी का मतलब है वकालत, फ़न वकालत या फिर वकालत का हुनर, वकालत का फ़न। आर्ट ऑफ एडवोकेसी जिस बंदे को कहा जाता है, जिस वकील को वकालत का फ़न नहीं, वो वकील ही नहीं। क्योंकि हमें ये मालूम करना होगा कि वकालत में कौन से फ़न होने चाहिए, क्या हुनर होना चाहिए कि हमारी वकालत को चार चांद लग जाएं। तो उसके लिए ये लेक्चर आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इस लेक्चर का बहुत बड़ा फ़ायदा हो। आर्ट ऑफ एडवोकेसी में हम तीन चीज़ें डिस्क्राइब करेंगे, जो तीन इंग्रेडिएंट्स हैं। उनमें से फर्स्ट है नो द फैक्ट, देन सेकंड नो द लॉ एंड थर्ड लास्ट बट नॉट लीस्ट नो द जज। अभी आप सोच रहे होंगे इनका मतलब क्या है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इनका मतलब क्या है और इसको कैसे हमने डिस्क्राइब किया है बहुत अच्छे तरीके से। जी जनाब, नो द फैक्ट का मतलब होता है कि आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। अगर आपके लिए आपके पास एक बंदा आता है, वो आपको एफआईआर की कापी देता है कि सर ये कापी ले एफआईआर की, और मेरे जो भाई हैं या मेरे दोस्त हैं उसको छुड़ाना है, उनको छुड़ाएं। तो बेल के लिए अप्लाई करने से पहले आपको वो एफआईआर बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी होगी। उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें अहम हैं एफआईआर में से पढ़ने के लिए, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसमें आपको पढ़ना है डेट, टाइम, प्लेस, तारीख क्या थी, वक्त क्या था, जगह कौन सी थी, एंड पहले किसने फायर किया, दूसरा किसने फायर किया, ईच एंड एवरीथिंग ऑफ एफआईआर। हर चीज़ एफआईआर की आपको मालूम होनी चाहिए, तभी आप एफआईआर के बारे में और वहाँ पर डिस्कस करने में या फिर आप केस को जीतने में मतलब परसेंटेज दे सकेंगे जो आपकी 100% होगी। ये तो हो गया ओनली नो द फैक्ट, मतलब फैक्ट को मालूम करना, हकीकत क्या है, उस किस्से को मालूम करना, उस कहानी को मालूम करना कि हुआ क्या था। उसके बाद आता है नो द लॉ। नो द लॉ, अभी आप सोच रहे होंगे नो द लॉ से क्या मुराद है। नो द लॉ से मतलब है जनाब कि आपको कानून का पता होना चाहिए कि उसमें सेक्शंस कौन से लगेंगे, और रेसेंट प्रेसिडेंट या फिर केस लो जो अभी अभी, मतलब फॉर एग्जांपल 2020 में आप केस कर रहे हैं, तो 2020 का अगर रेसेंट कोई केस लॉ आया है तो आप उसको उस केस में मदद लेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और वो केस आप अच्छे तरीके से जीत भी जाएंगे। तो आपको वेरी फर्स्टली आपको केस लॉज जो है ना बहुत अच्छे तरीके से आपको पता होना चाहिए कि इस के मुताबिक कौन सा केस लॉ रेसेंट आया है, मतलब नया आया है, अभी अभी आया है, कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले। ठीक है, अगर नहीं मिल रहा तो फिर 2019 वाला भी चल सकता है, मगर आपको रेसेंट केस लॉज की मालूमात होना लाजमी है, और जो भी जजमेंट्स पास हुई उनकी भी मालूमात होना आपको लाजमी है। देन थर्ड वन, जैसे कि मैंने आपको कहा लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज नो दी जज। आप ये सोच रहे होंगे नो दी जज मतलब मेरा जज जो है कोई रिलेटिव हो या मेरा दोस्त हो या फिर हम एक साथ जो है ना चाय पिए तो फिर ही ये होगा कि नो दी जज, में जज को जानता हूँ। नहीं जनाब, नो दी जज में से मुराद है मीन्स व्हेन एंड वेयर टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ जज, मतलब आपने कब, किस टाइम जज के सामने बात करनी है। अभी ये आप सोच रहे होंगे हमें कैसे मालूम हुआ होगा कि कब हमें जज के सामने बात करनी है।
भाई आपने फर्स्टली जो है क्या करना है कि उस जज की प्रोसीडिंग्स में जाना है, कंटिन्यूइंग प्रोसीडिंग्स में। अगर कोई दूसरा वकील प्रोसीडिंग्स के लिए खड़ा हुआ है और आप जा रहे हैं, वहाँ देखें, बैठें कि जज कौन से केस लाज कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है केसेस को। अगर वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है तो आप वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और उसे सुने और उसको जो ना कौन से तरीके से आपको मुतमईन करना है और कैसे आपने माइंडसेट ऑफ जज जो है ना देखना है कि वो आपको कहाँ पर रोक रहा है। जज साहब, ऑनरेबल जज साहब आपको कहाँ पर रोक रहे हैं। देन आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। एंड देन यू शुड आई कॉन्टेक्ट विद जज वेयर ही वांट्स यू टू स्टॉप। आपने आई कांटेक्ट रखना है जज के साथ और आपको ये जानना है कि आपको जज किस जगह पर, किस पॉइंट पर आपको रोकने का कह रहे हैं कि आप यहाँ रुक जाएं, आगे ना बढ़ें, या फिर आपको कह रहे हैं जज कि आप आगे चलते जाएं। आपने फेशियल एक्सप्रेशंस भी देखने हैं जज के, फेशियल एक्सप्रेशंस। जी, ये तो हो गई नो द फैक्ट। तीन बातें हो गई जिनसे आपने सीखा कि नो द फैक्ट क्या है, नो द लॉ क्या है, और देन थर्ड वन नो द जज क्या है। अभी हम बात करेंगे कुछ और, जैसे आपको आगे पता चले कि हम अच्छे वकील, मतलब अगर 100 वकील हैं तो आप टॉप 5 में कैसे आ सकते हैं, टॉप 10 में कैसे आ सकते हैं, आप बहुत अच्छे वकील और नाम नहाद वकील कैसे बन सकते हैं। इसके लिए आपको अप्लाई पड़नी होगी 2-3 चीज़ें, 2-3 बातें। वो है पंक्चुअलिटी, मीन्स बी ऑन टाइम। आपको वक्त पे जाना चाहिए कोर्ट, वक्त से पहले। अगर टाइम है 9 तो आप 8 बजे पहुंच जाएं, कोर्ट के मयार को देखें, वहाँ की लॉ प्रेसिडेंट्स वगैरह पढ़ें, लाइब्रेरी जाएं, एडवोकेट से मुलाकात करें। और अगर आपका मैटर है, और उसके बाद दूसरी चीज़ जनाब, आपको ऐसा नहीं कि जस्ट आपको लॉ की नॉलेज होना लाजमी है, आपको मेडिकल की नॉलेज होनी चाहिए, क्राइम की भी नॉलेज होनी चाहिए, और जो भी सब्जेक्ट जो आपकी फील्ड से रिलेटेड है उनके बारे में आपको मालूमात होना चाहिए। तभी आप एक अच्छे वकील बन सकते हैं। आप देखें क्रिमिनोलॉजी तो क्राइम से रिलेटेड है ना, इसके लिए आपको मेडिकल में भी जाना होगा, क्योंकि मेडिकल के भी बंदे आते हैं। आपने जब क्रॉस करना है किसी डॉक्टर से तो आपको मेडिकल भी आनी चाहिए। अगर आपको मेडिकल का पता नहीं होगा तो आप कैसे कर सकते हैं क्रॉस डॉक्टर को। इसके लिए आपको मेडिकल का भी आना लाजिम है। एंड देन पॉलिटिकल साइंस आपको प्रैक्टिकली आनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉलिटिक्स का भी बहुत मयार है। अगर पॉलिटिकल साइंस अब आपको आ जाएगी तो आप अच्छे वकील बन सकते हैं। देन भाई आप ये सोच रहे होंगे, यार हम तो जाते हैं कोर्ट मगर क्लाइंट सेटिस्फाइड नहीं होता। सेटिस्फैक्शन ऑफ क्लाइंट इज नेसेसरी। व्हेन यू टेक केस यू शुड सेटिस्फाई योर क्लाइंट विद ट्रूली कंडीशन, बिकॉज क्लाइंट्स कॉन्फिडेंस इज अपॉन यू। भाई बात तो हो गई ये मतलब कैसे क्लाइंट को सेटिस्फाई करना है। सेटिस्फाई क्लाइंट नहीं होते आजकल, वो मानना पड़ेगा, मगर आपको जो भी बात है वो आपको क्लाइंट को क्लियर करना है। लाइक अगर वो केस लेके आ रहे हैं आपके पास और आपको कह रहे हैं सर ये मेरा केस ले लें, और आपको जीतना है, आपने क्लियर कर देना है। अगर आपको लग रहा है कि ये 70-30 चांसेस हैं, फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि 70% चांसेस हैं हम जीत जाएंगे और 30% चांसेस हैं कम है कि हम ना जीतें, तो आपको वो क्लियर कर देना है क्लाइंट को। अरे आप ये कह रहे होंगे कि यार फिर तो वो किसी और वकील को दे देगा। यार बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मगर आपको ये क्लियर होने के बाद अगर आप केस लेते हैं तो आप भी मुत्तफिक होंगे, दिल से मुतमईन होंगे, और वो आपका जो क्लाइंट है वो भी मुतमईन होगा। मुतमईनी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि आपको क्लाइंट से पैसे भी लेने और आपको उसकी हेल्प आउट भी करना है, तो इसलिए आपको कॉन्फिडेंस में लेना क्लाइंट को लाजिम होगा। यार आप चाहते हैं कि हाउ टू डील विद क्लाइंट व्हेन ही टेल्स यू हैज़ केस, वो अपना केस बता रहे हैं आपको, तो आपको क्लाइंट को जानना बहुत ज़रूरी है।
क्लाइंट को जानेंगे तभी तो बात आगे बढ़ेगी। और क्लाइंट जब आ रहा है आपके चैम्बर में तो आप ऐसा करें, अगर वो चाह रहा है कि आप अलहदगी में बात करें उससे, तो आप उससे अलहदगी में बात करें। ये अलहदगी में बात करने से क्या होगा, वो आपको जो भी उसकी बात होगी वो क्लियर तरीके से बता सकेगा और उसके बाद आप इजीली उसकी बात सुन के आप अच्छे तरीके से उस पर अप्लाई भी कर सकेंगे। अगर जैसे आपके चैम्बर में 10-15 जो ना जूनियर्स हों या फिर कुछ और बंदे या कुछ और क्लाइंट्स बैठे हों और आप उनके सामने ही एक दूसरे क्लाइंट से बात करें जो उसका फैमिली मैटर हो कोई, तो वो आप समझ सकते हैं कि वो आपको क्लियर नहीं बता सकता। तो इसलिए आप अलहदगी इख्तियार करें। अलहदगी में अगर आप बात करें उसके बाद जो है आप अपने क्लाइंट्स मतलब एसोसिएट्स हैं उनको भी वो बता सकते हैं। ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन होती है, इसका मतलब कानूनी शहादत में भी ज़िक्र है प्रिविलेज कम्युनिकेशन। इसमें क्लियर बताया गया है कि आपको क्लाइंट से जो भी डेटा लेनी है वो ले लें, मगर प्रिविलेज मतलब उसकी जो इज़्ज़त है और उसकी जो प्राइवेसी है उसका ख्याल रखने के बाद। तो जनाब होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे वकालत का फ़न सीखना चाहिए। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं लॉ में या फिर आपको जानना है और भी जाननी है और भी बातें, तो आप अपना सजेस्ट भी कर सकते हैं कोई टॉपिक। अगर आपके लिए कोई हम बना सकें तो आप सजेस्ट करें, हम आपके लिए बहुत रहनुमाई करने के लिए बैठे हैं और रहनुमाई करेंगे इंशाल्लाह। और आप दीजिए भाई कामरान को इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, आपने क्या करना है, आपने सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अपने प्यारों के साथ ज़रूर ये लेक्चर करना है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, इससे मुझे खुशी होगी और इंस्पायर रहूँगा। थैंक यू सो मच।